नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दराज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका फाइनल टेस्ट 2 देख रहे थे, जिसमें 80 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक आज देखेंगे और फिर जो है आपको ये सोल्यूशन पीडीएफ जो टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखें उससे पहले मैं बता दूं कि कल अपने जो है ना फर्स्ट ग्रेड का पीटीआई का एग्जाम था और फर्स्ट ग्रेड में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का आपका जीके का पेपर होता है वो सेम सेकंड ग्रेड का सिलेबस और सेम पैटर्न पर आधारित है। उसका पेपर मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है और ये आज अपना पूरा हो जाएगा। इसके बाद में जो है इसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको, क्योंकि जो है एकदम लेटेस्ट ये कल ही पेपर हुआ है और सेम का सेम सेकंड ग्रेड वाला पेपर है, ये फर्स्ट ग्रेड पीटीआई जीके का पेपर। दूसरी बात है कि इस पेपर को देखने के बाद दो चीजें और क्लियर है। सबसे पहले कि 2024-25 के हिसाब से आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ लें, क्योंकि इसमें जो है इंडियन इकोनॉमी से हिसाब से ही आई है जो आपकी कलाम की बुकलेट में दी हुई है। दूसरी चीज आप ध्यान में रखें कि अप्रैल का करंट सबसे ज्यादा आने के चांस रहेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर करंट लगभग जो है मार्च का है, 1-2 क्वेश्चन फरवरी का है। दूसरे नंबर पर अगर आप पढ़ना चाहें तो मार्च का, और ज्यादा से ज्यादा 10 मई तक, बस इतना ही करंट अगर आप पढ़ लोगे तो भी आपका जो है काम बन जाएगा। तो ये चीज निकल कर आई है आपकी पीटीआई एग्जाम से, जिसका पेपर सॉल्यूशन मैं आपको जो है जल्दी शुरू करवाने वाला हूं। आज ये लास्ट अपनी क्लास हो जाए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान में जनगणना 2011 के आधार पर अनुसूचित जाति, बात एससी की हो रही है, जनसंख्या में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे पहले बात हो रही है अनुसूचित जाति के सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात की, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजसमंद व धौलपुर। क्या हो जाएगा? राजसमंद व धौलपुर। ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। सर्वाधिक जो एससी जनजाति है, सॉरी एससी जो है अनुसूचित जाति है वो गंगानगर में जनसंख्या में, लेकिन लिंगानुपात राजसमंद का अधिकतम और धौलपुर का है न्यूनतम। वैसे अपन बात करें तो लिंगानुपात की, तो डूंगरपुर में अधिकतम है, डूंगरपुर का लिंगानुपात 994 ये अधिकतम है, और सबसे कम है धौलपुर का, और धौलपुर का लिंगानुपात 846 है। ये दोनों याद रखने आपको नंबर भी, ताकि नंबर क्या पता कल को ये पूछ ले, क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न चेंज होता रहता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों के लिंगानुपात का अंतर कितना है। तो 994 में 846 का अंतर आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें अपन ग्रामीण लिंगानुपात की, तो ग्रामीण लिंगानुपात जो है अधिकतम पाली का है, किसका है? पाली का। और न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर का है, धौलपुर का क्या है? न्यूनतम। फिर बात करें शहरी या नगरीय की, तो शहरी लिंगानुपात की अगर अपन बात करें तो टोंक का सर्वाधिक है, टोंक का सर्वाधिक है, और जैसलमेर का क्या है? न्यूनतम। जैसलमेर क्या है? न्यूनतम है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा राजसमंद व धौलपुर। एक बात फिर वापस मैं बता दूं कि अपना जो है ग्रुप है उसके अंदर जो है ये सेकंड ग्रेड वाला पेपर, जो मतलब सेकंड ग्रेड के पैटर्न पर जो फर्स्ट ग्रेड पीटीआई का पेपर है वो डाला हुआ है। दूसरी बात, अपने ग्रुप से 30+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है सेकंड ग्रेड में, जिसकी लिस्ट भी मैंने डाल रखी है टेलीग्राम ग्रुप पर, और ये लिस्ट और बढ़ रही है अभी, तो उसको भी आप एक बार जाकर ऑब्जर्व जरूर करें। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज अपन 42,000 का टारगेट रखते हैं, आज अपने 42,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग में स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए? बात हो रही है स्वदेशी पर्यटन की। अब एक चीज जो है थोड़ी अच्छे से देख लेना, जब बात स्वदेशी पर्यटक की आ जाए तो उत्तर हो जाएगा आपका सीकर चित्तौड़गढ़। ठीक है, जब विदेशी की बात आ जाए तो विदेशी पर्यटन जो है या विदेशी पर्यटक जो है सर्वाधिक कहाँ हैं? जयपुर और उदयपुर में। और स्वदेशी कहाँ है सर्वाधिक? सीकर और चित्तौड़गढ़ में। जिले याद रखने 2025 के हिसाब से, विदेशी जयपुर उदयपुर, स्वदेशी सीकर चित्तौड़गढ़। अब जो है स्वदेशी पर्यटन में एक चीज और ध्यान में रखनी है, स्वदेशी पर्यटन में एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर जगह का पूछ ले तो सबसे ज्यादा जो है खाटू श्याम जी, और खाटू श्याम जी है सीकर में। यहाँ सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटन आए पूरे राजस्थान में। जगह अलग से पूछ ले जिले के अलावा। 2 नंबर जो है ना, ये भी एकदम अच्छे से याद रख लेना, 2 नंबर आपका पूंछरी का लोठा। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि पूंछरी का लोठा कहां पर है, तो ये है डीग में, जो नया जिला बना डीग उसमें। 3 नंबर पर जो सर्वाधिक पर्यटन है वो पुष्कर अजमेर में है, आपको पता ही है। 4 नंबर पर सांवरिया सेठ, और सांवरिया सेठ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़। और 5 नंबर पर है दरगाह शरीफ अजमेर,
तो ये 5 जो है क्रम से याद रख लेना। स्वदेशी पर्यटन में स्थान, जिले की बात करें तो सीकर, चित्तौड़गढ़, और विदेशी में जयपुर और उदयपुर। अब विदेशी पर्यटन आते कहां से सर्वाधिक वो भी बता देता हूं। यूएसए से आते हैं 1 नंबर पर, 2 नंबर पर इसमें है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और 3 नंबर पर है इसमें फ्रांस। यहां से आते हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटन या पर्यटक। फिर ग्रासिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। इनका गांव फालिया कहलाता है, बिल्कुल इनका गांव होता है उसको फालिया कहते हैं। फिर है सैलोत इनकी पंचायत का मुखिया होता है, बिल्कुल इनकी पंचायत का जो मुखिया होता है वो सैलोत होता है। सैलोत को ध्यान में रखना, सहरिया से मत जोड़ देना। सैलोत जो है ग्रासिया का ही क्या होता है, मुखिया होता है। और दूसरी बात, जो परंपरागत मुखिया होता है, परंपरागत बड़े स्तर पर मुखिया, परंपरागत मुखिया को ये क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं। पंचायत का मुखिया तो सैलोत है, और परंपरागत जो है आसपास के गांवों का मुखिया होता है उसको कहते हैं पटेल। ठीक है। दूसरी बात, ये सिरोही, और सिरोही में भी कहां पर, सिरोही की 2 तहसील ध्यान में रख लेना, आबू रोड और पिंडवाड़ा, आबू रोड और पिंडवाड़ा। ठीक है। पाली, पाली बाली, पाली की बाली तहसील। ठीक है। इसके अलावा जो है उदयपुर की गोगुंदा व कोटड़ा, गोगुंदा व कोटड़ा, यहाँ जो है ये मुख्यतः निवास करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जनजाति जो है जिले सिरोही, पाली, उदयपुर और जो है देख सकते हो कौन से जिले में कौन सी तहसील में निवास करते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर तो क्या तीनों के तीनों सही है, उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब जो है एक ध्यान में रखनी है, जो ग्रासिया है, कौन, ग्रासिया, ये खुद की उत्पत्ति किससे मानते हैं, ये चौहानों से उत्पत्ति मानते हैं, खुद की चौहानों से उत्पत्ति। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा जो है इनके ध्यान में रखना है, इनके 2 विवाह हैं, एक है मोरबंदिया, मोरबंदिया, और एक है ताड़ना। ये जो है क्या है, विवाह है ग्रासिया जनजाति के, किसके, ग्रासिया जनजाति के। ठीक है। दूसरा, इनकी एक संस्था होती है हेलरू। हेलरू क्या है, इनके विकास से संबंधित, विकास संबंधित सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव सहकारी संस्था है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने टेलीग्राम ग्रुप से 30+ सिलेक्शन हो चुके हैं, और 3 नंबर रैंक तक भी आपको मिलेंगे वहां पर जुड़े हुए, 3 नंबर रैंक तक। ठीक है। 3 नंबर रैंक का 10 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 43 नंबर, अलग अलग रैंक सब्जेक्ट वाइज मैंने डाल रखी है, लिस्ट डाल रखी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर देख सकते हो। और आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जल्दी से अपन 42,000 सब्सक्राइबर की तरफ जाएंगे, क्योंकि अपना ये चैनल सिर्फ 2nd ग्रेड को समर्पित है। दूसरा चैनल के ऊपर अपने 1,31,000 सब्सक्राइबर हैं, वो एक कॉमन चैनल है, उस पर सब चलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2nd ग्रेड चलता है अपना। राजस्थान में वर्ष 2023-24 में चावल के सर्वाधिक उत्पादक जिलों का युग में, ये मैं अलग से राजस्थान कृषि नाम से क्लास करवा चुका, व्यूज भी बहुत आ चुके हैं, और वो मैंने 1st ग्रेड के बेस पर करवाई है। तो ये जो है ना आप अच्छे से कर लेना। इसका उत्तर हो जाएगा बूंदी हनुमानगढ़। सर्वाधिक उत्पादक चावल के 2023-24 के अनुसार बूंदी हनुमानगढ़। ठीक है। और गंगानगर हनुमानगढ़ का क्रम जो है ये कपास के लिए है, किसके लिए है, कपास के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिलों में के व्यवस्थित अवरोही यानी घटता क्रम पहचान कीजिए। 2025-26 का पूछा है। ये रिपोर्ट मैं आपको जल्दी जो है चैनल पर करवा दूंगा। ये रिपोर्ट जो है चैनल पर जल्द ही जो है आपका यूट्यूब पर क्लास इसकी आ जाएगी। तो अवरोही यानी घटता क्रम बताना है। सर्वाधिक वन आपके उदयपुर में, तो उदयपुर 2 जगह है। उसके बाद में बात आती है 12 की, फिर करौली की। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये उत्तर हो जाएगा 2025-26 की बात। और ये उदयपुर, 12, करौली। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है। और कौन सी माही नदी की सहायक नदियां हैं। 1st ग्रेड वाले PYQ टाइप से आ रहे हैं। अनास माही की है, बिल्कुल। ईरू भी माही की है, बिल्कुल है। मोरेन भी माही की है। इसके अलावा जो है सोम माही की है, जाखम माही की है, और कौन सी है, सोम जो है माही, जाखम, और जो है हरण, चाप, और बाकी 3 हो गई अपने। तो ये सारी माही की है। तो ABD यानी 3 जो है युग में वो माही की है। हतमती जो है साबरमती की है, किसकी, साबरमती की। साबरमती की थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। साबरमती जो नदी है ये कोटड़ा उदयपुर से विभिन्न धाराओं में निकलती है। कोटड़ा उदयपुर से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा जो है इसकी सहायक नदियों की बात यहाँ कर लेते हैं। सहायक नदियों में इसकी जो है सेई, सीरी,
और धमनी, ये सहायक नदी है, ये सारी बाएं ओर से मिलती हैं। और दाएं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं ये दाएं ओर से मिलती है, बाएं से नहीं, ये दाएं से, ये सारी दाएं ओर से मिलती है। बाएं ओर से मिलने वाली में कौन सी है? तो बाएं ओर से मिलने वाली में वाकल है, हरनाव है या हारनाव है, ठीक है, हतमती है, ये एक ऊपर लिखी है, वापस लिख देता हूं, एक वात्रक है और एक खारी है। ये सारी मिलती है बाईं तरफ से। तो यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक देखो मोरेन है, ये माही की, एक मोरेल, एक कौन सी है? मोरेल। और मोरेल जो है वो बनास नदी की सहायक नदी है। किसकी है? बनास की सहायक है। और मोरेन है माही की। निम्नलिखित भूआकृति और प्राकृतिक भूदशा में से कौन सा असुमेलित है वो बताना है। हाड़ौती प्रदेश सतूर सीकर बिल्कुल सुमेलित है। सतूर आपका बूंदी में है और बूंदी हाड़ौती का ही भाग है, तो ये तो बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में देबारी दरा बिल्कुल अजमेर और राजसमंद के बीच में है। वैसे अभी जो है ब्यावर हो गया, ये अजमेर व राजसमंद, ब्यावर कर देते हैं इसको, नया जिला, ठीक है। तो ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग का, पिंडमांट का पठार या मैदान या पठार, ये भी राजसमंद में, और राजसमंद में ये कहां पर है? देवगढ़ में, ठीक है। और ये बनास नदी बेसिन का भाग है, बनास नदी बेसिन का भाग है, तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। फिर पश्चिमी मरुस्थलीय भूमि में कंदरा भूमि, कंदरा भूमि जो बीहड़ भूमि होती है ना, उसी को कहते हैं बीहड़ भूमि। और बीहड़ भूमि जो है चंबल जो आपका बेसिन है, चंबल नदी के किनारे या चंबल नदी बेसिन में है, तो ये जो है आपकी पश्चिमी मरुस्थल का भाग नहीं है, ये भी आपका पूर्वी मैदान और हाड़ौती का जो सीमा भाग है वहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो बीहड़ भूमि को ही कंदरा भूमि कहते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 88। कोपेन के अनुसार मानचित्र में छायांकित क्षेत्र को किस जलवायु से प्रदर्शित करेंगे? मैंने एक राजस्थान जलवायु नाम से भी क्लास डाली है फर्स्ट ग्रेड के बेस पर, उसमें मैंने मैप के आधार पर स्कोपेन, थानेवेट और जो ट्रिवार्थ है वो भी करवा दिया, समदाब रेखाएं सब करवा रखा है, वो क्लास भी आप जरूर देखें। राजस्थान जलवायु और राजस्थान कृषि के नाम से है, दोनों क्लास देख लें, 4 या 3 क्वेश्चन पक्के हैं वहां से, ठीक है, गारंटी के साथ 3 या 4 क्वेश्चन पक्के हैं दोनों में मिलाकर। अब जो है बात करते हैं अपन कोपेन के अनुसार, जो ये है आपका, ये AW है, क्या है? AW, ठीक है। और इसका जो प्रतिनिधि नगर है वो मैंने बताया था आपको, कौन सा है? बांसवाड़ा। प्रतिनिधि नगर AW का बांसवाड़ा है। पूरी क्लास आप जो है टेलीग्राम ग्रुप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने एकदम अच्छे से बता रखा है ये सारी चीजें। फिर आपका इधर उद्योग इधर अवस्थिति है, सही सुमेलित करना है। श्री राम फर्टिलाइजर लिमिटेड, श्री राम फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है ये कोटा में है, ठीक है। फिर बात करें सहकारी कीटनाशक कारखाना, तो सहकारी जो कीटनाशक कारखाना ये जयपुर में, कहां पर है? जयपुर में। और जयपुर में अगर बात करें तो झोटवाड़ा में है, ये कहां पर है? झोटवाड़ा में। फिर बात करते हैं अपन श्री सीमेंट, और श्री सीमेंट है ब्यावर में, श्री सीमेंट ब्यावर। और फिर बच गया आपके जेके टायर्स कांकरोली, कहां पर है? कांकरोली में। अब थोड़ा सा जो है और देख लेते हैं, एक जो है शॉर्ट में लिख रहा हूं, पाइराइट्स फास्फेट, पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, केमिकल लिमिटेड, ये कहां पर है? तो ये सलादीपुर, और सलादीपुर है आपका सिक्कर में, ये कई बार आ चुका है, इसको याद रख लेना है। एक जो है राष्ट्रीय केमिकल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल ऐसे करके है, राष्ट्रीय केमिकल, ये आपकी कहां पर है? कपासन, चित्तौड़गढ़ में, कपासन है चित्तौड़ में, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, इसका पूरा नाम नहीं लिखा। दूसरी एक चंबल फर्टिलाइजर है, चंबल फर्टिलाइजर, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, चंबल फर्टिलाइजर है, ये गड्ढेपान, और गड्ढेपान कहां पर है? आपका कोटा में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठारों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही व्यवस्थित क्रम में लिखिए। अभी लिखते हैं, उड़िया का पठार सिरोही में है, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और ये आबू पर्वत से ऊंचा है, ये ध्यान में रख लेना। आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। अब कई बोलेंगे कि आबू पर्वत तो सबसे ऊंचा राजस्थान में, आबू पर्वत सबसे ऊंचा नहीं है राजस्थान में, गुरु शिखर ऊंचा है, गुरु शिखर से तो नीचा है उड़िया का पठार, लेकिन ये आबू पर्वत और गुरु शिखर अलग अलग चीज है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सिरोही जिले में है, ठीक है। भोराट का पठार,
किसका पठार? बोराट का। बोराट का जो पठार है आपका, ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में, गोगुंदा से कुंभलगढ़, ठीक है। फिर बात करें मेसा का पठार, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ऊपरमाल का पठार की बात करें तो ऊपरमाल का जो पठार है आपका, ये भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, और बिजोलिया जो है आपका, ये कहां पर है? बिजोलिया, एक मिनट, बिजोलिया जो है आपका, बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो ये जो है क्रम आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला ही है, क्योंकि पश्चिम से चलना तो सबसे पश्चिम में तो सिरोही है, उड़िया यहाँ भी है, उड़िया यहाँ भी है। अब देखो बोराट का पठार क्या है? गोगुंदा, गोगुंदा जो है आपका उदयपुर है, उदयपुर थोड़ा इस साइड है, चित्तौड़ फिर बाद में आता है, उदयपुर के बाद में आता है। अगर इस साइड से अगर अपन चलें तो पहले उदयपुर आता है, फिर ऐसे यहाँ चित्तौड़ आता है, ठीक है। और फिर जो है सबसे लास्ट में जो है इधर ही है चित्तौड़गढ़ में, फिर आगे जाके दूसरा जो है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में मिक्स होकर ये ऊपरमाल का पठार है। एक लसाड़िया का पठार है, ये भी ध्यान में रख लेना, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार पहले तो उदयपुर में था, अब जो नया जिला बना सलूम्बर में है, और जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा? लसाड़िया का पठार। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन बोला आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर से होती है, मतलब उस साइड से आती है। एक मिनट, मैप बना देता हूं मैं आपको इस हिसाब से। किस हिसाब से? एक मिनट, ठीक है। इस हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये 0 डिग्री है, शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। 0, 30, 60 शॉर्ट में बता रहा हूं। इधर 90 मान लो, ठीक है। इधर जो है 0, 30, 60 और इधर क्या है? 90 आ गया। नीचे वही है 30, 60 और ऐसे करके आप 90 मान लो इसको, ठीक है। अब देखो आपको जो ध्यान रखना है वो मैं बता दूं कि आपकी जो कौन सी पवन है? पछुआ पवन है। पछुआ पवन एक ध्यान में रख लेना, हमेशा पश्चिम से ही आएगी, हमेशा पश्चिम से आएगी। तो ऊपर जो पछुआ पवनें होती है ना, ऊपर जो पछुआ पवनें होती हैं आपकी, अब हमेशा जो है ये डायग्राम याद रख लेना, बीच में 0 डिग्री, 30, 60, 30, 60, ऊपर 90। 90 को अगर नहीं भी याद रख रहे तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखनी है, दूसरे कलर से लिख देता हूं। सबसे पहले देखो ऐसे लाइन खींच दो, ऊपर ऐसे खींच दो, ठीक है। ऊपर वाले 3 में 0 तक ऐसे खींच दी, नीचे वाले 3 में उल्टी खींच दो, ऐसे खींच दी, ठीक है। ये अगर आपके याद है ना तो आप कहीं नहीं अटकोगे, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। तो यहाँ जो दोनों चलती है ये होती है व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। और ऊपर यहाँ होती है ये पछुआ होती है, और यहाँ होती है ये भी पछुआ होती है, ठीक है। और ऊपर हो गई इधर ध्रुव पवनें, और ये भी हो गई ध्रुव पवनें, नीचे वाली, समझ गए। बीच वाली दोनों व्यापारिक, ऊपर वाली दोनों पछुआ, और फिर जो है ध्रुव पवनें। अब यहाँ पर ये जो है ना ध्यान में रख लेना, जैसे ये लाइन ऊपर वाली ऐसे खींच दी, एक प्रकार से सी बना दिया अपन ने। तो यहाँ जो है ऊपर तो ऐसे कर दो, हालांकि मैंने ये पहले अच्छे से समझा दिया आपको क्लासेज में, इनको ऐसे कर दो, कर दिया, ठीक है। नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर वापस नीचे आ रही है, फिर वापस ऊपर जा रही है, ठीक है। फिर वापस नीचे आ रही है, फिर वापस ऊपर जा रही है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब जो है ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है। अब क्या बोल रहा है दक्षिणी गोलार्ध में? क्या बोल रहा है दक्षिणी गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला, इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। में पछुआ पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से होती है, मतलब उत्तर पश्चिम से आती है वो। तो ये रहा पछुआ पवनें, ये रहा दक्षिणी गोलार्ध, ये ऊपर उत्तर, ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम से आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है, तो सही हो गया ये, ठीक है। बस ऐसे ही पता लगाना है अपने को। फिर है जो आपका कोरियोलिस बल है उसका प्रभाव ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और भूमध्य रेखा पर 0 होता है, ये ध्यान में रख लेना। भूमध्य रेखा पर ये क्या होता है? 0 होता है, 0, ठीक है। तूफानी चालीसा दोनों गोलार्धों की पछुआ पवनें हैं, तो बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिण गोलार्ध में जो आपकी 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चलती है उसको तूफानी चालीसा, 50 डिग्री वाली को प्रचंड पचासा, 60 डिग्री वाली को चीखता साटा कहते हैं। और ये सारी दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, कारण कि दक्षिण गोलार्ध में स्थलीय भाग तो कम है, जलीय भाग ज्यादा है, तो वहां तेज गति से पवनें चलती है, ठीक है। फिर अब देखो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा उत्तर पूर्व की ओर से होती है, मतलब उत्तर पूर्व की ओर होती है, नहीं है, उत्तर पूर्व की ओर से होती है। तो अभी चलो उत्तरी गोलार्ध यानी 0 से ऊपर चलो, ध्रुवीय पवनें यानी ये पवनें,
इनकी दिशा देख लो, ये ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व से आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखो ये अगर डायग्राम इजी भी है और ये याद है तो फिर आप कैसे भी कर सकते हो। तो ए बी डी सही है यहाँ पर। तो कितने युग्म? 3 युग्म सही है। सही पूछा है तो 3 युग्म इसमें क्या है, एकदम है सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं पर विचार कीजिए और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कौन सी है। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या होती है? जो प्रत्यक्ष जनता से जुड़ी हो, प्रत्यक्ष जो जनता से जुड़ी हो, जनता से जुड़ी, ठीक है। प्रत्यक्ष जो जनता से जुड़ी है वो क्या कहलाती है आपकी, जो है तृतीयक। चतुर्थक में क्या होता है? चतुर्थक में जो है सेवा क्षेत्र ये होता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता से, अप्रत्यक्ष जनता से जुड़ा हो, जनता से जुड़ा हो, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें पंचम की, पंचम में क्या आता है? पंचम में जो है एक तो फिल्म इंडस्ट्री आती है, फिल्म इंडस्ट्री। दूसरा जो आपका आरबीआई है, नीति आयोग है, ऐसे आयोग आते हैं, ठीक है। और जो चतुर्थक है इसमें कौन आएगा फिर? इसमें जो है आपके अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो, जिसमें प्रबंधन यानी कोई मैनेजमेंट से संबंधित कोई संस्था है, कोई शोध करता है, शोध करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आईएएस है, आईपीएस है, ये सारे के सारे आपके किससे संबंधित है? ये सारे चतुर्थक से ही संबंधित हैं। तो जनसंचार प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा जनता से, तो ये तो तीसरी ही आर्थिक क्रिया है। फिर बात करें सूचना का संग्रहण, सूचना का संग्रहण कर रहे हैं अपन, प्रबंधन शोधकर्ता टाइप से, ये जनता से कोई संग्रहण प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, तो ये आपकी जो है चतुर्थक क्षेत्र से संबंधित है। फिर है चिकित्सा पर्यटन, बिल्कुल तृतीयक से डायरेक्ट संबंधित है। विधि परामर्शदाता, परामर्शदाता जो है ये भी आपके किससे आगे? चतुर्थक से संबंधित हो गए। जितने भी परामर्शदाता है वो सारे चतुर्थक से होंगे, तो ए व सी जो है इसमें वो ही तृतीयक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93, महाद्वीपों का जनघनत्व के अनुसार आरोही बढ़ता क्रम लिखना। आरोही मतलब बढ़ता, ठीक है। सबसे पहले मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, फिर अपन देखेंगे। देखो 2025 के अनुसार महाद्वीप की अगर बात करें तो सर्वाधिक एशिया का है, 2 नंबर अफ्रीका, जनघनत्व है प्रति किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तीसरे नंबर पर यूरोप है। चौथे नंबर पर लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका दक्षिण अमेरिका को कहते हैं, लैटिन व मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका दक्षिण अमेरिका को ही कहते हैं, बस इसमें थोड़ा भाग उत्तरी अमेरिका का निचला भाग आता है। फिर जो है आपका कौन आता है? लैटिन अमेरिका के बाद में जो आता है वो उत्तरी अमेरिका और फिर ओसेनिया, फिर ओसेनिया, ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही कहते हैं ओसेनिया। ये आपके क्या हैं? जनघनत्व के क्रम हैं, जनघनत्व के क्रम। तो सबसे जो है अपने को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इन सब में सबसे ज्यादा एशिया का, तो सबसे लास्ट में डी आएगा, ये रहा डी, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। एशिया के बाद में अफ्रीका के, यानी कि डी के पहले बी आएगा और बी सिर्फ इसमें, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्योंकि घटता क्रम होता तो अलग बात है, बढ़ता क्रम है तो सबसे ज्यादा किसका? एशिया का, फिर उससे कम जो अफ्रीका का, और अफ्रीका से कम यूरोप का, ए आएगा, और फिर दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका दक्षिण अमेरिका एक ही होता है। और जो आपके पूरी जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जनघनत्व कितना है? 51, कितना है? 55 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है पूरी पृथ्वी का जनघनत्व है। फिर बात करें देशों की, देशों की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश मोनाको और मकाऊ, मोनाको 1 नंबर पर है और मकाऊ 2 नंबर पर है, मकाऊ। ये छोटे देश हैं। बड़े देशों की बात करें, बड़े देश में सर्वाधिक किसका है? तो बांग्लादेश का, किसका? बांग्लादेश का। और बांग्लादेश के बाद में कौन है? 2 नंबर पर। बांग्लादेश के बाद में आता है रवांडा, कौन आता है? रवांडा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। इधर मरुस्थल है, इधर अवस्थितीय सुमेलित करना जो अपन कर देते हैं। सबसे पहले एरिजोना को अपना पता ही है, एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ये तो डायरेक्ट ही क्या हो गया? सुमेलित हो गया। फिर बात करें मेचूरा, मेचूरा आपका है कहां पर? पेरू में। कहां पर है? पेरू में। फिर बात करते हैं नेगेव, नेगेव जो आपका नेगेव है वो है इजराइल में, और स्टुअर्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में। स्टुअर्ट डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। तो जो जिस कलर से लिखा हुआ है उससे क्या है? सुमेलित है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 95। इधर रोग है, इधर संबंधित कारक है मिनीमाता। मिनीमाता रोग पारा से होता है, बिल्कुल। इटाई इटाई केडीमियम से होता है। यहां से क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अपने जो है जलवायु परिवर्तन वगैरह जो है ना वर्ल्ड के लेवल पर जो सम्मेलन वगैरह होते हैं पर्यावरण संबंधित, वहां ये क्वेश्चन बनता है। तो इटाई इटाई कैडमियम से होता है, मिनीमाता पारा से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है, और फ्लोरोसिस जो है फ्लोराइड से होता है। किससे? फ्लोराइड से। तो ये क्या है? असुमेलित है, सुमेलित नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। निम्नलिखित भारत की पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम की क्रम, यानी इस साइड से इस साइड चलना है, व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताओ। सबसे पहले मैं बता दूं कामेट कहां पर है। तो कामेट आपकी उत्तराखंड में है। कहां पर? उत्तराखंड में। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश, और कल ही ये आया है। कल जो आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर था पीटीआई का, जो सेकंड ग्रेड के बेस पर था सेम सिलेबस पर, उसमें ये आया है। ठीक है, नंगा पर्वत पीओके में है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में, और कंचनजंगा जो है भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, क्योंकि जो है भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी वो है, सबसे ऊंची चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? K2, जिसको अपन गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है, ये आपकी ट्रांस हिमालय का भाग है। तो क्वेश्चन अलग तरीके से आता है। वर्तमान में ये पीओके में है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन ये ट्रांस हिमालय का भाग है। भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, K2 के बाद में कंचनजंगा दुनिया की सबसे जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची। तो यहां पर जो है पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश वाला बी आएगा, तो ये रहा बी। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद इनमें से सिक्किम आएगा, सिक्किम डी में है, तो डी सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो फिर ए आ जाएगा, यानी कि पीओके से पहले तो उत्तराखंड आएगा, फिर पीओके सबसे लास्ट में आएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। तमिलनाडु तट जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यह बात बिल्कुल सही है। जो आपका तमिलनाडु का तट है, जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं, क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ये आपका दक्षिण पश्चिमी जो मानसून की अरब शाखा उसके क्या छाया क्षेत्र में, इस कारण यहाँ पर बारिश से नहीं होती है। यहाँ बारिश से नहीं होती है मानसून से। देखो आगे देखते हैं। मानसून की वर्षा में समुद्र से दूरी के साथ गिरावट आती है, बिल्कुल सही है। समुद्र से जितना दूर उतनी कम बारिश, इसलिए राजस्थान में कम बारिश होती है। फिर मानसून का अपसरण यानी लौटना से मध्य भारत में तीव्र वर्षा होती है, तो ये गलत है। मानसून का लौटना, जिसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून, और इससे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इससे सर्वाधिक होती है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में बात करें तो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है। इसीलिए जो है आपकी तमिलनाडु में सर्दियों में बाढ़ आती है, सर्दियों में बाढ़ आती है इसके कारण, लौटते हुए मानसून के कारण। और दक्षिणी दोलन के धनात्मक होने में, यानी कि सामान्य जो वक्र चक्र है वो अगर धनात्मक है तो भारत में मानसून की सक्रियता बढ़ेगी बिल्कुल, और ऋणात्मक है तो कम होगी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी है वो अपने को बतानी है। तो दिबांग ब्रह्मपुत्र की है, लोहित ब्रह्मपुत्र की है। इसके अलावा और मैं बता दूं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां सुबनसिरी, और ये कल जो है अपनी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था पीटीआई का, उसमें आई थी सुबनसिरी किसकी सहायक है? तो ये ब्रह्मपुत्र की, और सबसे बड़ी सहायक है ये, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक भी है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है तिस्ता भी इसी की सहायक नदी है। तिस्ता के अलावा इसकी सहायक नदी है संकोश या समकोश भी लिखा होता है कई जगह। ठीक है, इसके अलावा धनसिरी भी इसी की सहायक नदी है। धनसिरी के अलावा जो है आपकी कोपिली भी इसी की सहायक नदी है। सिमसा जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है, किसकी? कावेरी की। और टोंस यमुना की सहायक नदी है। तो यहां पर जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ए व बी है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 99। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यों का सही युग में सुमेलित कीजिए जो अधिकतम अभिलेखित वन और न्यूनतम अभिलेखित वन रखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम अधिकतम और हरियाणा न्यूनतम। बात हो रही है अभिलेखित वन की। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ।
कि इधर जल विद्युत परियोजना, इधर संबंधित राज्य नागार्जुन सागर कर्नाटक में नहीं है, पहला ही गलत हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नागार्जुन जो सागर है आपका ये कहाँ है, तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और ये जो है कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। पापनासम तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। नदी की बात करें तो ये आपकी थामीरानी नदी पर, थामीराऊ नदी। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात, बिल्कुल सही है। इड्डू की परियोजना जो है ये पेरियार नदी केरल, बिल्कुल सही है। तो ये 100 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।